पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे गॉब्लिन ने जीवन चक्र के विरुद्ध जाकर प्रकृति से खिलवाड़ करके एक लड़की की जान बचाई और बाद में पता चलता है कि वो लड़की नियति द्वारा चुनी गई थी गॉब्लिन की दुल्हन की माता के रूप में, क्योंकि गॉब्लिन ने जीवन चक्र से खिलवाड़ किया था, जिसके कारण जीवन चक्र में हुई फेरबदल के कारण वो असंतुलित हो जाता है और गॉब्लिन की शक्तियों का कुछ अंश आ जाता है गॉब्लिन्स ब्राइड में और उन शक्तियों के कारणवश वो देख पाती है आत्माओं को, वो उनसे बात कर पाती है, उनकी मदद कर पाती है। और आज होता है गॉब्लिन की ब्राइड यानी जी यून तक का बर्थडे और वो अपनी मॉम से कहती है कि वो उनके लिए केक बनाकर रेडी रखे, वो स्कूल से आएंगी तो अपनी मॉम के साथ अपना बर्थडे स्पेंड करेंगी। और तभी शाम का वक्त दिखाता है, जब वो स्कूल से आती है उसकी मॉम उसके लिए केक रेडी रखती है, उसकी मॉम उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाना गाती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अपने स्कूल की बातें अपनी मॉम से शेयर करती है कि आज कैसे वो क्लास में टॉप की, आज उसका दिन कैसा गया, सब कुछ उसे बताती है। और तभी जी उन तक चुप हो जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मर चुकी हो। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट कि आज एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें जीवन तक की माँ गुजर चुकी है और ये बात जीवन तक को पता चल गई, क्योंकि वो आत्माओं को देख सकती है और वो अपनी माँ की आत्मा को देखते ही समझ गई कि वो मर चुकी है। अब उसकी माँ उसके बीच नहीं रही, वो बहुत ज़्यादा रोती है लेकिन वो खुद को संभालती है। उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हें अब मेरे बिना ही रहना पड़ेगा और अकेले रहना पड़ेगा और तुम्हें खुद को मजबूत बनाना सीखना पड़ेगा। और उसकी माँ बोलती है कि सब्जी वाली दादी के पास जाना, वो तुम्हारी मदद करेंगी। और तभी जीवन तक को हॉस्पिटल से कॉल आता है, उसे पता होता है कि उसकी माँ मर चुकी है, तो वो कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ हॉस्पिटल। और जैसे ही वो हॉस्पिटल के लिए निकल रही होती हैं तभी वो सामने खड़ा देखती हैं ग्रिम रीपर को, जो कि आया है जीवन तक को ले जाने के लिए, क्योंकि जीवन तक को पैदा ही नहीं होना चाहिए था। समय चक्र में आई असंतुलन के कारण जीवन तक का जन्म हुआ, क्योंकि 8 साल पहले उस एक्सीडेंट में जीवन तक के माँ के साथ साथ जीवन तक की भी मौत हो जानी चाहिए थी, लेकिन गॉब्लिन की वजह से वो बच गई और ये समय चक्र में असंतुलन पैदा करता है। इस वजह से वो आया है जीवन तक को मारने के लिए। इससे पहले वो जीवन तक को कोई नुकसान पहुंचा पाता, सब्जी वाली बुढ़िया आके उसे बचा लेती है और वो ग्रिम रीपर का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। ग्रिम रीपर ये देख के बहुत ही अचंभे में आ जाता है कि कैसे ये बच्ची और वो बुढ़िया उसे देख सकते हैं इस रूप में, और ग्रिम रीपर वहाँ से चला जाता है। और तभी सब्जी वाली दादी बच्ची को समझाती हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे कभी भी आ सकता है और वो तुम्हें मार देगा। और हाँ, तुम्हें अपनी शक्तियों के बारे में हमेशा छुपा के ही रखना पड़ेगा कि तुम्हें भूत दिखते हैं, वरना ये आगे चल के तुम्हें ही दिक्कत करेगा। और जीवन तक हैरान हो जाती है कि वो बूढ़ी दादी उसकी मदद क्यों करती है। तभी हमें थोड़ा सा पीछे का सीन दिखाता है कि जब उसकी माँ मर चुकी होती है तो उसकी माँ की आत्मा जाती है उस बुढ़िया के पास और उससे विनती करती है कि प्लीज़ मेरी गैर मौजूदगी में तुम्हें ही जीवन तक का ध्यान रखना पड़ेगा, तुम्हें ही बनना पड़ेगा उसकी गार्डियन। और तभी सीन शिफ्ट होता है उस बुढ़िया पे। उसके सामने से चल कर आ रहा होता है एक लड़का, और ये लड़का कोई और नहीं, ये होता है डोख्वा। और जैसे ये दोनों की टकरार होती है तभी एक टाइम स्किप दिखाया जाता है 10 साल का, जहाँ पे वो बुढ़िया अपने असली रूप में आ जाती है और डोख्वा भी बड़ा हो जाता है। डोख्वा उससे पूछता है कॉफी डेट के लिए और वो बोलती है हाँ ज़रूर। और तभी सीन शिफ्ट होता है गॉब्लिन की तरफ। वो कुछ कर रहा होता है, तभी घर के टेलीफोन की घंटी बजती है। उस पे होता है डोख्वा का कॉल। वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो गलती से अपना वॉलेट लाना भूल गया और उस लड़की के सामने उसकी बेइज्जती हो गई है और वहाँ के लोग उसे पैसे देने को बोल रहे हैं और वो उनसे आपका नंबर मांग रहे थे, लेकिन उसने उन्हें बताया कि आपके पास फ़ोन ही नहीं है। वो गॉब्लिन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ अंकल, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, ये लोग मुझसे बर्तन धुलवाएंगे वरना। और गॉब्लिन उसे पूरा इग्नोर ही करता है। और हम देखते हैं कि 10 साल बाद जीवन तक हो चुकी है बड़ी। वो अपने स्कूल से लौट रही होती, तभी रास्ते में
एक आत्मा उसको परेशान करती है। वो कहती है कि तुम गॉब्लिन की दुल्हन हो ना, मुझे पता है कि तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे सुन सकते हो, लेकिन तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तभी वो उसे डराती है और गॉब्लिन की दुल्हन देख के डर जाती है और वो घिना जाती है। और तभी उस भूत को सामने कुछ दिखता है, वो डर जाती है, वो गॉब्लिन की दुल्हन से माफ़ी मांगती है और वहाँ से भाग जाती है। गॉब्लिन की दुल्हन यानी जीवंतक को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ और वो आगे चलने लगते हैं। तभी हम लोग आगे देखते हैं कि आगे से आ रहा होता है गॉब्लिन और उसी को देख के वो भूत डर के भाग जाती है। और तभी हमें यहाँ देखने को मिलता है एक रोमांटिक एंगल जिसमें होता है गॉब्लिन और गॉब्लिन की दुल्हन का पहला फेस ऑफ यानी उनकी पहली मुलाकात। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं, लेकिन स्टिल वो एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे को नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। लेकिन गॉब्लिन को होता है एक अजीब सा एहसास। वो पीछे मुड़ के देखता है क्योंकि पहली बार वो जीवंतक से मिला, लेकिन उसके दिल ने कहा कि वो उसे बरसों से जानता है। और तभी सीन शिफ्ट होता है गॉब्लिन के घर की तरफ, जहाँ पर उसके सेवकों का वंशज वो बूढ़ा आदमी आता है और गॉब्लिन से बातें करने लगता है। वो गॉब्लिन को उसका नया पासपोर्ट, नई आइडेंटिटी देता है, नया नाम देता है। क्योंकि गॉब्लिन हज़ारों सालों से ज़िंदा है तो उसे हर 25 साल में अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी जगह, अपना घर बदलना पड़ता है। वो देश देश दुनिया के हर कोने में जाके रहता है लगभग 25 साल तक नई पहचान के साथ। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार अगर गॉब्लिन चला गया तो शायद ही वो इन दादाजी से मिल पाएगा दोबारा कभी, क्योंकि ये दादाजी के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। गॉब्लिन उन्हें सब चीज़ों के लिए शुक्रिया करता है और वो बूढ़ा कहता है कि ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मेरा परिवार हमेशा से आपके परिवार का सेवक रहा है और आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। और गॉब्लिन को इस महीने के अंत तक ये घर खाली करके दूसरे देश में नई पहचान बना के जीने के लिए जाना होगा। दादाजी ने अपने काम की सारी जिम्मेदारी दो ख्वा को सौंप दी है। उन्होंने कहा है कि गॉब्लिन जब वापस आएगा तो अब से दो ख्वा उसकी सेवा करेगा। तभी घर के अंदर दो ख्वा आ जाता है। वो दादाजी और गॉब्लिन पे बहुत नाराज़ होता है। वो कहता है कि मैंने आप दोनों को कितने सारे कॉल किए कि आप लोग मुझे बचाइए, ये लोग मुझसे बर्तन धुलवाएंगे, लेकिन आप लोग ने मेरी मदद के लिए नहीं आए। तभी वो दादाजी दो ख्वा पे भड़क जाते हैं और बोलते हैं, दो ख्वा तुम कब सुधरोगे। और दो ख्वा किमिशन के डॉक्यूमेंट्स देखता है। दो ख्वा उनसे पूछते हैं कि अंकल क्या आप कहीं जा रहे हैं? आप जा रहे हैं तो आप कब जा रहे हैं? दो ख्वा को अभी तक सच्चाई का पता नहीं है कि ये जो सामने बैठा शख्स है वो कोई अंकल नहीं, वो असल में है एक गॉब्लिन जो हज़ारों सालों से ज़िंदा रह रहा है। तभी अगले दिन का सीन दिखाता है। अलार्म क्लॉक बजती है, जीवन तक उठती है। वो अपनी मौसी और उनके बच्चों के साथ रहती है, लेकिन उसकी मौसी ने उसकी ज़िंदगी हराम कर रखी है। वो उसे बात बात पर ताने मारती है, उसे सज़ा देती है, उसे मारती पीटती है, उससे खाना बनवाती है, उससे घर की साफ़ सफाई करवाती है, यहाँ तक कि उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा है। लेकिन स्टिल जीवन तक अपनी मौसी के साथ ही रहती है, क्योंकि उसके पास जाने के लिए और कोई ठिकाना नहीं है। और उसकी मौसी एक नंबर की लालची औरत है। वो सिर्फ जीवन तक को अपने पास इसलिए रख रही है ताकि वो उसकी बहन यानी जीवन तक की माँ के इंश्योरेंस के पैसे हड़प सके, और उसके बाद वो जीवन तक को हमेशा के लिए घर से धक्के मार के निकाल देने वाली है। क्योंकि जीवन तक अभी तक 18 साल की नहीं हुई है तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, और इसीलिए वो जीवन तक को पाल रही है। लेकिन वो दिन प्रतिदिन उसकी ज़िंदगी जहर जैसे बनाती जा रही है। उसे लगता है कि उसकी बहन के इंश्योरेंस के पैसे उसकी बहन की बेटी यानी जीवन तक ने कहीं छुपा के रखे हैं, लेकिन जीवन तक को इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वो बोलती है मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो वो उसे ताने मारती है, उसे गालियाँ देती हैं। तो जीवन तक गुस्से में खाली पेट ही घर से स्कूल के लिए निकल जाती है, लेकिन वो स्टिल उसे मारती है बर्तन फेंक के। और जीवन तक समुद्र के किनारे बैठ के अपना बर्थडे मनाती है, जो कि वो हर साल अपना बर्थडे अकेले ही मनाती है, क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं है, ना ही उसकी माँ। वो ऊपर वाले से दुआ करती है और ऊपर वाले से अपनी नाराज़गी जताती है कि कैसे उसकी ज़िंदगी जीते जी जहन्नुम बन चुकी है। उसने आज तक
कभी भी अपने बर्थडे पर कुछ नहीं मांगा, लेकिन वो इस बार इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी होती है, इतनी ज़्यादा निराश हो चुकी होती है कि उसने ऊपर वाले से आखिरी दुआ मांगी कि प्लीज़ मुझे नौकरी, पैसा और एक प्यार करने वाला हमसफ़र दिला दो। जब वो ऊपर वाले से अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड शिकायत कर रही होती है, अपनी ज़िंदगी को कोस रही होती है, ऊपर वाले को बुरा भला कह रही होती है, उसकी सारी बातें पता नहीं कैसे गॉब्लिन तक पहुंच रही थी। और तभी उसने केक पे लगी मोमबत्तियों को बुझाया और जैसे उसने ऐसा किया, गॉब्लिन का शरीर अपने आप जीवन तक की तरफ खिंचा चला गया। वो अपने आप जीवन तक की तरफ टेलीपोर्ट हो गया। गॉब्लिन इस बात से बड़ा ही हैरान है कि 1000 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। इस लड़की ने भला मुझे कैसे बुला दिया। और यहाँ दूसरी तरफ जीवन तक अपना रोना धोना मचा रही होती है। तभी गॉब्लिन बोलता है कि क्या हुआ, और जीवन तक उसे देख के हैरान हो जाती है। गॉब्लिन उसे बोलता है तुमने तो यार कब से बोल बोल के मुझे पका दिया है, ये तुम क्या बोल रही थी, बॉयफ्रेंड, नौकरी, फलाना ढिमकाना। तो जीवन तक हैरान हो जाती है। वो बोलती ये बात तुम्हें कैसे पता थी। तो गॉब्लिन उसे बताता है कि कई बार मैं लोगों की इच्छाएं सुन सकता हूँ और उनकी विशेष को पूरी भी कर सकता हूँ। जून तक पूछती है तुम लोगों की विशेष पूरी कर सकते हो, तो क्या तुम कोई जिनी हो या फिर कोई एंजल हो। गॉब्लिन बोलता है ना तो मैं कोई जिन हूँ, ना ही मैं कोई एंजल हूँ, और ना ही मैं वो हूँ जो तुम मुझे सोच रही हो। वो जीवन तक को कहता है कि मैं लोगों का भविष्य और किस्मत चुटकियों में बदल सकता हूँ। जीवन तक पूछती है तुम भविष्य देख सकते हो, ये कैसे पॉसिबल है, अभी तक तो आने वाला भविष्य आया ही नहीं है और तुम उसे देख के बदल सकते हो, कहीं तुम कोई जादूगर या फिर कोई देवता तो नहीं हो। जीवन तक कहती है जब मैंने पहली बार तुम्हें बारिश में देखा था तभी मुझे समझ में आ गया था कि तुम में कुछ खास है। वो बोलती है कि मैं समझ गई कि तुम कौन हो। और गॉब्लिन पूछता है अच्छा बताओ फिर मैं कौन हूँ। तो बोलती है ना तो तुम कोई देवता हो, ना तो तुम कोई शैतान हो, और ना ही तुम कोई जादूगर हो, तुम हो एक गॉब्लिन।